सर कुछ न्यूज़ ये भी आई थी कि HRTC के अंदर देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। हिमाचल प्रदेश के चालकों और परिचालकों का जो वेतनमान है वो पूरे देश में सबसे हाई है। सर्विस लेवल एंड कॉस्ट, सर्विस लेवल अप करना है तो कॉस्ट अप जाएगी, तो अब हमें वो बैलेंस करना है कि ये इसका बैलेंस है क्या। HRTC के केस में आप लोगों के पास एक वर्कशॉप भी होती है जिसको मेंटेन करना होता है, एंड उस वर्कशॉप की भी एक सैलरीज अलग से निकल रही होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा HRTC का पर किलोमीटर कॉस्ट इज़ 65 और 70 रुपीज़ के बीच में। दिस इज़ अ वेल रिसर्च्ड थिंग। तो हमको ये समझना चाहिए 65-70 रुपीज़ कहाँ से आ रहे हैं, इतनी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। प्रपोजल हैज़ बीन सेंट कि 107 रूट्स जो हैं उनको अब प्राइवेटाइज किया जाएगा। रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड। अगर आप पिछले साल के क्वार्टर का रेवेन्यू उठाएंगे और इस साल के रेवेन्यू का क्वार्टर उठाएंगे तो इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 15 to 20 करोड़। सर अभी पीछे न्यूज़ में एक और चीज़ आई थी, जो लेह लद्दाख से लेके दिल्ली का जो रूट था, इट बिकेम द मोस्ट प्रॉफिटेबल रूट फॉर HRTC। पिछले साल की EPKM उठाइए, इस साल की EPKM उठाइए, मुझे बोलते थे सर रूट फेल है। मैंने नहीं किया, हमारी टीम ने किया। उन्होंने बोला सर, मैंने बोला व्हाई इज़ दिस रूट फेलिंग। हमें और सॉफ्ट स्किल और सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग्स करने की ज़रूरत है। ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। HRTC के बारे में हिमाचल में सब लोग जानते हैं, बट HRTC बैकग्राउंड में अपनी पॉलिसी मेकिंग में, डे टू डे वर्क में, मैनेजमेंट में किस तरीके से वर्क करती है, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। इसी चीज़ को पता करने के लिए हम लोग शिमला में गए थे, जहाँ पे हम लोग मिस्टर रोहन चंद ठाकुर से मिले, हु इज़ एन IAS ऑफिसर ऑफ द बैच 2009। ही इज़ करंटली द MD ऑफ HRTC, एंड उनके साथ हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की रिगार्डिंग बिहाइंड द सीन्स ऑफ HRTC, हाउ इट वर्क्स। इस पॉडकास्ट में हमने HRTC के रिगार्डिंग रोहन से सब तरह के क्वेश्चंस पूछे, एंड आई होप यू विल लाइक इट। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेलकम टू द VR हिमाचल शो। हम HRTC के ऊपर एक शो बहुत देर से करना चाहते थे, बिकॉज HRTC इज़ कंसिडर्ड द लाइफलाइन ऑफ हिमाचल। आपका खुद का भी जो एक IAS का करियर है, इट इज़ वेरी इलेबोरेटिव विद 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन पॉलिसी मेकिंग। यू हैव बीन एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो सबसे पहले हम आज HRTC की बात बाद में करेंगे। फर्स्ट वी वांटेड टू नो कि पब्लिक सर्विस के अंदर आपने कौन कौन से डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लिए थे विच यू थिंक वर वेरी बेनिफिशियल फॉर हिमाचल प्रदेश पीपल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए हैं और हमको ये मौका मिल रहा है कि हम HRTC पे कॉन्वर्सेशन रख सकें जो आम आदमी तक पहुँच सके। मैं इसको बहुत ब्रीफली कहना चाहूँगा। अभी 15 साल का जो मेरा टेन्योर हुआ है IAS में, इसमें हमने कुछ समय हमने एज SDM एज DC लगाया है। लगभग 4 साल है उस DC, और हमीरपुर में और फिर शिमला में, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स की लीडरशिप करने का एक मौका मिला। जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए वो हमेशा एक टीम वर्क से ही होते हैं। कोई प्रशासन में कोई एक वन मैन आर्मी नहीं होती। तो हाँ, बट येस, पिछले 15 साल में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई हैं जिसको मुझे मेरा सौभाग्य था कि मैं उसका हिस्सा बन सकूं। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट में बोलूं तो एज अ डिप्टी कमिश्नर आपको बहुत मौके मिलते हैं टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जैसे कि अगर आप शिमला में बात करेंगे तो जो हमारा बैंटनी कासल है, जो आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया, ये हमारे समय पे व्हेन आई वाज DC इट वाज एक्वायर्ड दैट टाइम। जो आपका इंदिरा गांधी IGMC सेकेंड कैंपस है, उसका लैंड एक्विजिशन और जिस तरह से वो पूरी प्रोसेस थी वो हमने की थी। ज्योरी में भी जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, जिस तरह से वो भी हमारे टेन्योर में हुआ था। तो एज डिप्टी कमिश्नर आई थिंक यू आर मोर इन अ रोल ऑफ, आप फैसिलिटेट करते हैं वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और आपको अपनी इनोवेशन और निगोसिएशन परसुएशन स्किल्स वहाँ पर टेस्ट होती हैं। एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपका स्टेट वाइड दायरा हो जाता है और उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स एट स्टेट लेवल। तो जैसे कि जो हमारे मुख्यमंत्री सेवा संकल्प है, तो आई वाज डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब वो आइडिया कंसीव हुआ और जब एंड तक एग्जीक्यूट भी हुआ, तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी टीम का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद यहाँ पर कुछ जैसे कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टूरिज़्म ऑफ हॉस्पिटैलिटी का जो वाकना घाट में बन रहा है, उसके साथ मेरी एसोसिएशन रही। वो अब ऑलमोस्ट फिज़िकली कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वो मैं होप करता हूँ कि हिमाचल के लिए, वो यंग लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। और फाइनली अगर मैं बात करूँ एज एक्साइज कमिश्नर और HRTC, यहाँ पर भी काफ़ी डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स वगैरह होंगे जो मैं इंटरव्यू के दौरान या इस
इंटरेक्शन के दौरान जिस पे मैं आपके साथ और बात कर पाऊँ। सर जो आपने डिजिटाइजेशन की बात की है, दैट इज़ ऑलरेडी इन माय क्वेश्चन लिस्ट, वो मैंने आपसे पूछना है बिकॉज आपने एचआरटीसी को डिजिटाइज किया है। बट गोइंग फॉरवर्ड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब भी आप एक नए डिपार्टमेंट के अंदर आते हो तो वो डिपार्टमेंट एक कंटिन्यू होता आ रहा है काफ़ी देर से। सो एवरी लीडर हैज़ अ डिफरेंट विजन फॉर इट, डिफरेंट challenges he has to face. जब आपने HRTC को ज्वाइन किया और हेड करना स्टार्ट किया, what was your vision for it and what was your challenges that you were facing regarding HRTC? तो देखिए, सबसे पहली बात थी कि HRTC एक जीता जागता ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर आदमी के साथ लिंक्ड है हिमाचल प्रदेश में। और चाहे जो भी आलोचनाएं या फिर जो भी टिप्पणियाँ, जो भी चुटकियाँ लोग इनकी वित्तीय स्थिति पे लेते हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रतिदिन 3200 बसें चला रही है। 6 लाख लोग हर दिन इस पे कम्यूट कर रहे हैं। और मतलब और वाकई में डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस ये बसें चल रही हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं। अब रही बात कि जब मैं आया था तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स यही होते हैं कि आप समझें कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, लेगेसी इश्यूज़ होते हैं, लिटिगेशन के इश्यूज़ होते हैं, पर्सनल के इश्यूज़ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ होते हैं। तो धीरे धीरे आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं और आप आइडेंटिफाई करते हैं सर्टन एरियाज़ जहाँ पर प्रॉब्लम है या आप सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और वो आसानी से किया जा सकता है। कई जगह ऐसा है जहाँ पर मेजर इश्यूज़ हैं बट वहाँ पर आसानी से एकदम से रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप कंपार्टमेंटलाइज करते हैं अपने माइंड में कि क्या क्या चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो जैसे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, अगर मैं आपको सॉलिड बताऊँ, हमने 3 एरियाज़ आइडेंटिफाई किए। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आप बोलें रेवेन्यू बढ़ाना है और मैं बोलूँ जी टिकट प्राइसेस बढ़ा दो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आप एकदम से प्राइस बढ़ाना लग पड़े। और जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो तो ऑलरेडी गाड़ी में जा रहा है, वो तो बस में आ ही नहीं रहा। तो आपको फिर अपना नज़रिया बदलना पड़ता है कि ओके, मैं कैसे बदलाव ला सकता हूँ। तो हमने 3 मेन एरियाज़ एज MD मैंने बहुत जल्दी 2 महीने 3 महीने में हमने आइडेंटिफाई कर ली। एक था सबसे पहले डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स। हम कैसे लोगों को विद मिनिमम एक्सपेंडिचर हम कैसे लोगों को कुछ एडिशनल दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हमने आइडेंटिफाई किया कॉस्ट कटिंग। हम क्या बेटर शेड्यूलिंग से ओवरटाइम कम कर सकते हैं, क्या हम बेटर ड्राइविंग प्रैक्टिसेस और रूट प्लानिंग से अपनी डेड माइलेज कम कर सकते हैं, क्या हम बेटर अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी के माध्यम से जो हम अलाउंसेस हार्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ में बियॉन्ड 3 दें उसको कम कर सकते हैं। हमने ऐसे एरियाज़ कॉस्ट कटिंग चीज़ें आइडेंटिफाई की। और तीसरी चीज़ हमने बोला ब्रांड बिल्डिंग। देखिए, HRTC की तुलना आप बिजली बोर्ड से नहीं कर सकते। बिजली बोर्ड इज़ अ मोनोपोली। HRTC इज़ फाइटिंग ओपन कॉम्पिटिशन विद अदर रोडवेज, ऑल्सो with private operators. HRTC is in a competitive market. इसलिए हमको ब्रांडिंग पे हमने अपना फोकस डाला। नामात्र कॉस्ट पे हमने अपनी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग स्टार्ट की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू किया। हमने अपनी ऑनलाइन जो हमारे अवेलेबल वेबसाइट वगैरह थी उसका प्रचार प्रसार किया। हमने एक 24/7 ग्रीवेंस हेल्पलाइन स्टार्ट की जो हमारे CM हेल्पलाइन के साथ ही लिंक्ड है बट इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आप 1100 नंबर आप डायल करेंगे तो एक ऑप्शन HRTC का भी आता है। हमने वो सिस्टम स्टार्ट किया। सो 3 थिंग्स, कॉस्ट कटिंग, ब्रांड बिल्डिंग एंड डिजिटाइजेशन। तो हमारी ये चीज़ें थी जो हम लो रिसोर्स सेटिंग में हम इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो ये एक उदाहरण था अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। सर ब्रांड बिल्डिंग तो आई विल से हुई है बिकॉज जब से ये डिजिटाइजेशन का ज़माना आया है, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, जहाँ पे सोशल मीडिया कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। एक थे लोग जो पहले कम्यूट करते थे, उनको HRTC के बारे में पता होता था, एंड देन केम अ डिफरेंट ब्रीड जो अब देखती है कि HRTC की जो बसेज़ हैं वो ऐसे ऐसे रूट्स के ऊपर जाती हैं जो सीनिक तो है ही हैं, साथ के साथ चैलेंजिंग, दे आर चैलेंजिंग ऑल्सो, एंड वहाँ पे एक सेफ्टी मेजर भी आ जाता है। तो वो बैलेंस आप किस तरीके से मेंटेन करते हो कि हमें उन एरियाज़ को नेविगेट भी करना है बट एट द सेम टाइम हमें एक सेफ्टी भी इंश्योर करनी है? देखिए, ऐसा है, जो सबसे चैलेंजिंग रूट्स हैं वो एक हैं, आप वहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से देखें तो बहुत सुंदर है, परंतु वहाँ के रहने वाले की दृष्टि से अगर देखें दीज आर टफ एरियाज़। और वहाँ पे कोई प्राइवेट ऑपरेटर नहीं जाएगा। वहाँ पर हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है कि HRTC वहाँ सर्विस प्रोवाइड करे। तो ये कुछ एरिया जैसे पांगी का एरिया हो गया, लाहौल के कुछ एरियाज़ हैं, किन्नौर के कुछ एरियाज़ हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट कुछ एरियाज़ हैं विच आर रिमोट एंड कट ऑफ। तो हमें वहाँ पर
एज लॉन्ग एज रोड इज़ पॉसिबल, जहाँ तक रोड अगर उपलब्ध हो जो जिसमें एक बस योग्य रोड अगर है उपलब्ध, तो वहाँ पर हम सर्विस देते हैं। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि HRTC की जो सर्विसेज हैं, चाहे हम बेशक हमारी पॉपुलेशन 70 लाख के आसपास है, परंतु जब हम बाकी स्टेट के लोगों को बोलते हैं कि हमारी 3200 बसों की फ्लीट है, तो वो रियलाइज़ करते हैं क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में रेलवेज़ है। एरोप्लेन तो चलो अभी भी मैं मानता हूँ कि एक उच्च दर्जे के लोगों के लिए है और डोमेस्टिक ट्रैवल में इतना पॉपुलर अभी नहीं है, बट रेलवेज़, मास ट्रांसपोर्ट रेलवेज़ में होता है यूपी में, बिहार में, जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पे, पर हिमाचल में ये ऑप्शंस नहीं है। सर एक क्वेश्चन ओवर द टॉप ऑफ माई माइंड एक आता है दिमाग में, जब हम लोग ऐसे रूट्स को देखते हैं जो इतने चैलेंजिंग है, अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट तो जो ड्राइवर्स की होती है, जो आते हैं उनकी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। आपको कभी ऐसे चैलेंजेस भी आए हैं उसके अंदर कि किसी ड्राइवर्स ने बोला हो कि दीज आर द स्पेसिफिक रूट्स दैट आर वेरी टफ एंड वी कांट डू इट एक्चुअली एंड और दे आर अफ्रेड ऑफ इट? कुछ ऐसा भी हुआ है कभी? नहीं, मैं सच बोलूँ तो मेरे कार्यकाल में कभी ऐसी अर्जी डायरेक्ट तो नहीं आई कि ये मैं इस रूट से डर रहा हूँ, बट येस हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट ज़रूर आती हैं कि लोगों के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, उनको कुछ एरिया के स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टफ एरियाज़ में चलाना चाहते हैं, ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे कभी भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई है कि ये रोड पे मैं बस चला नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं। सर कुछ न्यूज़ ये भी आई थी कि HRTC के अंदर देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, सो व्हाई आर वी फेसिंग दोज चैलेंजेस? आर द रिम्यूनरेशंस नॉट गुड और देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीपल फॉर सच थिंग? आई मीन व्हाट डू यू थिंक इज़ द चैलेंज अबाउट दैट? आपका जो प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहली बात, मैं आपने रेम्यूनरेशन के बारे में आपने कहा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के चालकों और परिचालकों का जो वेतनमान है वो पूरे देश में सबसे हाई है, सबसे हाईएस्ट है। तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, अब इसकी तुलना आप कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो प्राइवेट सेक्टर में आप चालक परिचालक का जो वेतन है और एक HRTC का जो स्किल्ड चालक परिचालक से कंपेयर करेंगे तो हम जानते हैं वो बहुत कम है, HRTC में ज़्यादा मिलता। तो वेतनमान का तो इशू है नहीं, ये मैं आपको बड़ी क्लियरली और कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। ओके, स्टाफ का इशू नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि टैलेंट की कमी है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और वो नहीं है, बट हाँ कई बार ये ज़रूर होता है कि हमारे जो बस रूट्स हैं, कई बस रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर डुप्लीकेशन भी है हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक ही रूट है परंतु पहले वहाँ एक बस चलती थी, अब गांव के रोड बन गए हैं तो घूम के उसी मेन रोड पे 2-3 और बसें आ गई हैं, तो डुप्लीकेशन भी हुई है। तो हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है कि हम किसी रूट को छोड़ें भी ना, सर्विस भी सफ़र ना करें, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि बहुत लो ऑक्यूपेंसी पे हम बस चला रहे हैं। हमें ये भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। इट्स जिसको बोलते हैं एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन सर्विस लेवल एंड कॉस्ट। सर्विस लेवल अप करना है तो कॉस्ट अप जाएगी, तो अब हमें वो बैलेंस करना है कि ये इसका बैलेंस है क्या। तो रही बात आपकी रिक्रूटमेंट की, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास अधिकतम एरियाज़ में हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है। हमारे मापदंड ये बोलते हैं कि एक बस पे आपको 1.65 ड्राइवर चाहिए, मतलब 1.65 ड्राइवर्स फॉर एवरी वन बस। तो वो रेशो अभी 1.65 नहीं है, पर वो रेशो आसानी से 1.3 1.4 के आसपास आज भी है। तो बस चलाने की अगर बात करें तो मैं नहीं मानता कि हमारी कोई भी बस खड़ी है ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ। दैट इज़ नॉट एन इशू। कई जगह ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर हम बेटर शेड्यूलिंग से थोड़ा कटेल करके, थोड़ा रूट चेंज करके हम 2 बस की जगह 1 बस चला सकते हैं, वो हम एक्सरसाइज अब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो हमारी फ्लीट स्ट्रेंथ है, जो हमारी असेसमेंट है, जो हमारी फ्लीट स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा रैशनलाइज करने की ज़रूरत भी है। सर एक कॉस्ट की बात अब बार बार निकल के आती है और उसको फिर मैं अभी थोड़ा सा एक एड्रेस करना चाहता हूँ। HRTC एक प्राइवेट ऑपरेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे कॉम्पीट तो प्राइवेट के साथ करना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं पे इसको कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ती है फेयर के ऊपर भी, बिकॉज अदरवाइज़ फिर लोग उसके ऊपर थोड़ा सा इनरेज हो जाते हैं कि एक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उन लोगों के लिए। एक जो नॉर्मल बस ऑपरेटर है उसको अपनी बस चलानी है, उसको अपने आप उसको मेंटेन करनी है, एंड देन ही टेक्स इट टू द वर्कशॉप एंड देन देयर ही पेज फॉर हिज सर्विसेज एंड गेट्स आउट। HRTC के केस में आप लोगों के पास एक वर्कशॉप भी होती है जिसको मेंटेन करना होता है, एंड उस वर्कशॉप की भी एक सैलरीज अलग से निकल रही होती है, और उसी के अंदर HRTC कहीं ना कहीं पे अपने प्राइसेस जो है वो रेज़ नहीं कर पाता।
सो इतनी कॉस्ट एफिशिएंसी एज अ मैनेजमेंट पर्सनल आप फिर किस तरीके से प्लान करते हो कि हमें उसको, दैट इज़ अ चैलेंज, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है और मैं रियली चाहूँगा कि ये मैसेज पब्लिक में जाए। HRTC का अगर आप कॉस्ट स्ट्रक्चर उठाएं और एक प्राइवेट ऑपरेटर का कॉस्ट स्ट्रक्चर उठाएं तो उसमें उसको कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, HRTC का पर किलोमीटर कॉस्ट इज़ 65 और 70 रुपीज़ के बीच में। दिस इज़ अ वेल रिसर्च्ड थिंग। तो हमको ये समझना चाहिए 65-70 रुपीज़ कहाँ से आ रहे हैं, इतनी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। 27 से 28 रुपीज़ इज़ डीजल कॉस्ट, ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ इज़ स्टाफ कॉस्ट, 15 रुपीज़ फॉर ड्राइवर, 14 रुपीज़ फॉर कंडक्टर, 15 रुपये ड्राइवर के लिए, 15 रुपये ड्राइवर के लिए, 14 रुपये परिचालक के लिए। तो रफली 30 लीजिए, 29-30 प्लस 27-28 रुपीज़ फॉर द डीजल, 2 रुपीज़ फॉर मेंटेनेंस, ऑपरेशनल स्टाफ एट्सेट्रा 60, प्लस अगर हम 35 या 35 लाख की बस लें जिस पे मुझे 5 इयर्स का पे बैक पीरियड हो और 8% इंटरेस्ट रेट पे लूँ मैं, तो आपकी लगभग 10 रुपीज़, 8 to 10 रुपीज़ की आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है पर किलोमीटर। 70 रुपीज़ ही होंगे, मोटा मोटा 70 रुपीज़ होंगे। अब अगर आप ये देखेंगे, ये सारे कॉस्ट प्राइवेट ऑपरेटर के कॉमन है एक्सेप्ट वन, कॉस्ट ऑफ ड्राइवर, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। तो वो जो 30 रुपीज़ हमारे लिए पड़ता है वो उनके लिए पड़ता है अ लॉट लेसर। इट इज़ मे बी 10 रुपीज़, मे बी 8 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ का डिफरेंस ओपन अप हो जाता है। बिकॉज आपको गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमें, हमारी पॉलिसी है। और इसका ये भी मतलब है कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो हायर क्वालिटी के भी हैं, बिकॉज हम अट्रैक्ट करते हैं हायर टैलेंट, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते। और मैं अगर हम HRTC के रेट्स और प्राइवेट के रेट सेम रहें तो हमको बेस्ट ड्राइवर्स नहीं मिलेंगे, या है ना। सो वी अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट, तभी तो उन घाटियों में जो बड़े वेरी हाईली व्यूड जो आपकी यूट्यूब वीडियोस हैं वो इसलिए तो सक्सेस, क्योंकि वो हमारे चालक परिचालक जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं वो चला रहे हैं वहाँ पे। तो वी आर पेइंग अ प्रीमियम, वी अंडरस्टैंड दैट। नाउ चैलेंज इज़ कि अब जो 70 रुपीज़ हमारे लिए है, प्राइवेट ऑपरेटर के लिए इट इज़ अराउंड 45। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट 45 फॉर हिम। तो ये है हमारा चैलेंज, हाउ डू वी इंश्योर दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम इसको कंट्रोल कर सकें। ओके, ये है चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड, है ना। इसके लिए हमको अपने रेवेन्यूज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसके लिए हमको जहाँ जहाँ हम कॉस्ट कटिंग, मैंने कॉस्ट कटिंग के उदाहरण आपको पहले दिए हैं, जहाँ जहाँ उसको कम कर पाएंगे, कहाँ पर हम अपनी डेट की स्ट्रक्चरिंग बेटर कर पाएंगे। तो इस तरह से दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। हाउ डू वी टेक दिस इनटू अकाउंट। डोंट फॉरगेट वन मोर थिंग, HRTC is the only corporation along with electricity board, I think, I may not have got this right, क्या मालूम, बट मैं अपने बारे में कहता हूँ, HRTC और आई थिंक एक और कॉरपोरेशन है जो पेंशन पे करता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये सरकार की बहुत, जिसको बोलते हैं, इट इज़ अ वेलफेयर मेजर फॉर द एम्प्लॉयज़। वो जो पेंशन का कॉस्ट मैं 70 में नहीं डाला है, तो आप उसको डालेंगे तो 80 बनेगा। या सो ये जो चीज़ें, तो ये HRTC की पॉलिसी, दिस इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमने वो, HRTC इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट अडॉप्ट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड vis-a-vis our cost thing. So we have to come up with policies where we are able to, over a period of time, increase revenues and able to control costs. Fixed cost components हमें डाउन करने हैं। अब रही बात हमारा जो मंथली होता है, अब जैसे धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे तो हमारा डीजल कॉस्ट कम हो जाएगा। डीजल कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट 45 करोड़ अ मंथ। टोटल हमारा कॉस्ट होता है अराउंड 145 करोड़ अ मंथ, तो 45 करोड़ डीजल। तो अगर हम जब हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे ये कॉस्ट कम होगा। ऑन द अदर हैंड जब वैसे होगा तो फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक बस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो हम ये संतुलन कैसे बनाएं, वो प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अगले कुछ सालों में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही आ रहा था। पिछले 5-6 सालों के अंदर देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टुवर्ड फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपको लगता है कि हिमाचल जैसी जगह में जहाँ पे टेरेन इतनी ज़्यादा टफ है, बिकॉज इट्स नॉट अ प्लेन टेरेन जहाँ पे आप एक स्पीड में चलते जाओगे, यू हैव टू गो फॉर अ डिफरेंट मैनुअल कंट्रोल्स, वुड इट बी सक्सेसफुल एंड वुड इट बी प्रॉफिटेबल? सो दे आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, सक्सेसफुल, सक्सेस होना और प्रॉफिटेबल होना। देखिए एक चीज़ है ना, HRTC की अगर आप बैलेंस शीट लेंगे, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं, अगर आप प्योर फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो एक
HRTC छोड़िए, पूरे देश की कोई भी STU प्रॉफिट में नहीं हो सकती, हो नहीं सकती, फाइनेंशियल नंबर्स डोंट वर्क। बट एक चीज़ पर अगर इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस और इकोनॉमिक एनालिसिस में एक फ़र्क है। फाइनेंशियल एनालिसिस प्योर नंबर्स, इकोनॉमिक एनालिसिस की इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हम दे पा रहे हैं अपने, जैसे हम बैकवर्ड एरियाज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम जो हम विमेन को के लिए थोड़ी पॉलिसीज़ हैं हमारी, विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, इसका भी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है। अगर आप उसको जोड़ोगे, जो हमारे सोशल बेनिफिट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक HRTC, तो तब आप पाएंगे कि मैं नहीं मानूंगा, फिर मैं उस नज़रिए से मैं नहीं मानूंगा कि हम किसी प्रकार के लॉस में हैं। आई थिंक वी आर नेट कंट्रीब्यूटिंग, वी आर इन नेट सोशल गुड, हमारी जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो ओवरऑल हमारे सोशल कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है। सर जैसे EVs आती हैं तो इनका एक चार्जिंग स्टेशंस भी बनेंगे बस इसको चार्ज करने के लिए। सो डू यू थिंक with that there will be some extra business opportunities or employment opportunities that will be generated for the people of Himachal, or it will be something that will be exclusive for HRTC to do it in house? नहीं, HRT देखो ना, अगेन HRTC तो जी अपने बस फ्लीट के से तक सीमित है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, एज ए लेमैन वी कैन टेक, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी, देयर इज़ नो डाउट। अब हमारा तो अभी तक जो हमारी 110 बसें हैं जो इलेक्ट्रिक हैं 3200 में से, उसमें से अभी तक ये सिस्टम है कि जो हमें बस सप्लाई करता है वही हमारी डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर वही देते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक गन्स होती हैं वो सप्लाई करते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो सप्लाई करते हैं, अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसफार्मर होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, वो हम खुद पे करते हैं। तो इट डिपेंड्स, अगर स्केल बढ़ गया तो हमने क्या मालूम प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, पर अभी का जो मॉडल है वो ऐसा है। बट हाँ, जो बाकी जो आम आदमी नॉन HRTC, नॉन हैवी व्हीकल्स, जो आम लाइट व्हीकल्स हैं, LMVs जो हैं, उनके लिए डेफिनेटली आई एम श्योर देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़। सर हिमाचल की जो इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के बार बार आती है, डैट इज़ ट्रैफिक। कि एक तो टूरिज़्म इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हुआ है कि इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, एंड एवरीबडी इज़ कमिंग वाया कार्स एंड बसेस, एंड फिर आपने सुना होगा कि एक थ्योरी निकल के आती है, उसके अंदर कहते हैं कि इफ़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ सो गुड दैट पीपल आर नॉट यूजिंग देयर व्हीकल्स, देन roads can be decongested. Yes, exactly. Do you think we have something underway for that kind of thing in Himachal? मैं आपको 2 इनिशिएटिव्स के बारे में बताना पाऊँगा। एक हमने पिछले हफ्ते किया है, हमने डेटा हमें पता चला कि हमें ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे सारे मेन रोड्स क्लॉग हो जाते हैं, स्पेशली इन मंथ्स ऑफ मई एंड जून टूरिस्ट ट्रैफिक होता है। हमने एक रोड उठाया जो ब्रॉकर्स से लेकर सेक्रेटेरिएट तक जाता है। हमने वहाँ पर ब्रॉकर्स की जहाँ पे 2 ट्रीज़ हैं, जहाँ पर मेन बाइफर्केशन है, हमने अपने इंस्पेक्टर्स को उठाया, हमने वहाँ पे एक्चुअली एक स्टडी की 3 दिनों के लिए कि 9 और 11 के बीच में कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। वो डेटा था लगभग 1300 और 1500 के बीच में विद माइनर फ्लक्चुएशंस। हमने ये भी पाया उस डेटा में कि 1300 में से 200 गाड़ियाँ सरकारी थी। तो हमने बोला ओके, इनको फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कीप देम असाइड। हम प्राइवेट गाड़ियों पे गए, 1100 गाड़ियाँ थी। उन 1100 गाड़ियों में से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा 50% गाड़ियाँ ऐसी थी जिसमें सिंगल राइडर था। अब हमारा टारगेट है वो सिंगल राइडर। उस सिंगल राइडर को हम कैसे टारगेट करें, हम क्या सोल्यूशन मार्केट में ऐसा दें कि वो सिंगल राइडर अपनी गाड़ी से हट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना लगे। सो अगर आप सोचते हैं कि वो आदमी हट के बस में आएगा, वो कभी नहीं होगा। हमको उसके लिए कुछ दूसरा करना पड़ेगा। क्या हम 24 सीटर फैसिलिटी दे सकते हैं, क्या हम एक 20 सीटर फैसिलिटी दे सकते हैं ऑन फिक्स्ड रूट्स, सो दैट एट अ प्राइस जहाँ पर उनके लिए इकोनॉमिकल हो, परंतु ऐसा भी ना हो कि वो बस समान हो जाए। तो हमें बेसिकली इस तरह से हम डीकंजेशन कर सकते हैं। अगर ये सक्सेस रहा तो अगर 20 गाड़ियों की जगह मैं 1 गाड़ी लगा दूँ तो दैट इज़ अ सक्सेसफुल इंटरवेंशन। हमने अब देखिए ये अप्रोच की बात है। हम चाहे तो पहले सीधे लिख सकते थे ऐसा किया जाए, पर हमने एक डेटा ड्रिवन अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग हम लाए हैं। हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने वो रिपोर्ट फाइनेंस सेक्रेटरी और अपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को भेजी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें यह है कि हम एक गूगल लिंक शेयर करें आम जनता के साथ टू गेट कहाँ से कहाँ जाना है, क्या प्राइस आपके लिए एक्सेप्टेबल है, सो वी गेट सम मोर डेटा। तो ये एक उदाहरण है ऑफ डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग एज अपोज टू कि जी हमारे ज़माने में ऐसा होता था, जिसको बोलते हैं इट्स लाइक एक्सपीरियंस बेस्ड। सो बट वी आर गोइंग वेरी मेथोडिकली। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है अटल टनल का। वहाँ के लिए भी एक प्रपोजल आया हुआ है, वहाँ के लिए भी हमने सिमिलर एक सजेशन दिया हुआ है।
सर अटल टनल के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ थिंकिंग आ जाती है जब उसके बारे में सोचते हैं. द पर्पस वाज टू गेट एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी. और अभी हम लोग कल ही बात कर रहे थे जब हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो कि उसका काम था कि मिलिट्री को एक कनेक्टिविटी देनी है. बट नाउ द टूरिस्ट इन्फ्लक्स इज सच दैट कि अगर लेट्स से इफ सम एडवर्सिटी हैपन्स एंड आर्मी हैज़ टू कम्यूट, दे माइट बी stuck in the traffic there. So No, I don't want to comment on yeah, that. anyways, I don't want to comment on that. I think the government is working on it. बट सेकेंड क्वेश्चन इज सर कि HRTC का जो भी काम है इधर उधर कम्यूट करने का, डैट इज़ अल्टीमेटली थ्रू द रोड्स. तो HRTC के बीच में और बाकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो NHAI हो गया या फिर NHPC हो गया या फिर PWD डिपार्टमेंट्स BRO हो गया, BRO हो गया, तो इज़ देयर सम लिएजन या फिर पॉलिसी लेवल पे वहाँ पे भी कुछ चलता है? नहीं, वो डेफिनेटली होता है. जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अभी हमने एक बस चलाई है. वी डिड एन एक्सपेरिमेंटल रोड टेस्टिंग ट्रिप फ्रॉम केलोंग इन हिमाचल प्रदेश टू पदुम इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. इट इज़ अ BRO रोड. ये दोनों जो घाटियाँ हैं, इनका पुराने सांस्कृतिक ऐतिहासिक लिंक्स हैं, है ना, संबंध है. तो अब हमने ये चलाई है. उनके प्रशासन ने हमसे संपर्क किया, प्लीज़ चलाइए, क्योंकि हमारे पास तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नहीं है उनके पास. हमने जब, ये एक उदाहरण है, हमने BRO के साथ भी कोऑर्डिनेट किया है. हमने ये भी बोला है वहाँ के प्रशासन को कि BRO को प्लीज़ बोलिए. हमने भी बोला कि कुछ ऐसे 2-4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर रोड को बेटर होना चाहिए. तो इस तरह का संपर्क हमारे लोकल लेवल पे होता रहता है. अभी हमने कुछ दिन पहले चंबा भदरवा डोडा बस चलाई. इसकी भी शुरुआत हुई है. It's also another example. There again we have coordinated with district authorities and PWD of J&K and हिमाचल प्रदेश. तो वो हमारे लोकल लेवल पे होता रहता है. और इस पे HRTC का एक बहुत पुराने रिलेशनशिप्स हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. सर जब टूरिस्ट की हम लोग बात करते हैं तो एक तरफ तो HRTC है जो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हैं जो कम्पीट करते हैं उसके ऊपर. एक प्रॉब्लम आती है दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू HRTC. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. इफ़ अ प्राइवेट ऑपरेटर इज़ रनिंग अ वॉल्वो सर्विस फ्रॉम दिल्ली टू कुल्लू मनाली, जो उसके अंदर वहाँ पे लोग बैठते हैं, उसको सर्विस को यूज़ करते हैं, ही इज़ गेटिंग बेटर clean blankets, proper sockets, proper seats. That kind of quality assurance gets somewhere missing. So is it in your radar that you have to, that this is one point under your consideration जिसको आप tackle कर रहे हो? मैं ना इस पे थोड़ा सा आपके साथ इस पे एक दूसरा आपको नज़रिया देना चाहूँगा. When you say quality, मुझे इतनी चिट्ठियाँ आती हैं लोगों से जो हमारे परिचालकों और चालकों को थैंक यू बोलती हैं. कोई आदमी जिसको गलती से या किसी ने दारू पिला दी, वो ड्रग्ड था, पर उसका सामान हमारे परिचालक ने उसके घर पहुंचाया. कुछ ऐसे केसेस जिसका लैपटॉप वो भूल गया बस में, हमारे चालक परिचालक ने वो लैपटॉप वापस किया. महिलाओं जिनके पर्सेस गहने रह गए हों, हमारे चालक परिचालकों ने. सो आई डोंट नो, looking at quality, firstly I will not like to say yes there can be, I'm not saying we are perfect, मैं नहीं बोल रहा हूँ परफेक्ट है, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आपकी डेफिनेशन है ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी आप थोड़ा इसका थोड़ा वाइडर दायरा रखिए, है ना. जब आप वाइड दायरा रखेंगे तो देखेंगे तो हमारे जो चालक परिचालक हैं वो भी कम नहीं है. रही बात बैड एक्सपीरियंसेस की, वो प्राइवेट में भी बहुत होते हैं. आप डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में चेक करिए, 3600 आपको पुअर क्वालिटी के वहाँ पर आपको उदाहरण मिलेंगे जो प्राइवेट वाले देते हैं. तो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि हम प्राइवेट से कम हैं, बल्कि मैं एक स्टेप ज़्यादा बोलूँगा कि HRTC के साथ सर्टेनिटी है. आप आज टिकट लें, आप सीज़न टाइम में टिकट लें, आप यू विल गेट द सेम प्राइस. वी विल नेवर बी डू एक्सप्लॉयटेटिव प्राइसिंग. वी नेवर डू एक्सप्लॉयटेटिव प्राइसिंग बिकॉज वी आर बाउंड बाय लॉ. पर मैं आपको ये बता दूं, प्राइवेट वालों का बारे में मुझे पता है. सबसे पहली चीज़, काफ़ी इलीगल ऑपरेशंस हैं प्राइवेट के. वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पे, स्टेज कैरेज का काम करते हैं, जिस पे हमने कई बार अपनी आपत्ति दी है और इसको स्वीकार भी किया गया और इनके चालान भी कटे. तो इलीगल ऑपरेशन चलाने की अपनी इम्प्लीकेशंस हैं. और मुझे लगता है अगर बैड क्वालिटी का एक उदाहरण है, इट्स अ इलीगल ऑपरेशन. ठीक है, सबसे पहली बात. दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि HRTC इज़ इन द पब्लिक सेक्टर. येस, वी कैन बी बेटर, मैं डिनाई नहीं कर रहा उसको, बट जो इंटरप्रिटेशन है ऑफ क्वालिटी, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी वाइडर. सर, इट हैज़ टू बी अ मिक्सड काइंड ऑफ. आई विल क्लैरिफाई हियर. जब मैं क्वालिटी की बात करूँगा, मेरे पैरामीटर्स बहुत कम होंगे. जब आप क्वालिटी की बात करोगे, बिकॉज यू आर गेटिंग
वाइड वैरायटी ऑफ फीडबैक, आपको एक बड़ी पिक्चर का पता होगा। नो आई अप्रिशिएट इट एंड आई एडमिट, इनफैक्ट आपको मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं वो नहीं कर रहा, आई एम नॉट डिनाइंग या मैं उसका अपवाद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपको कि यस हम बेटर हो सकते हैं, परंतु हमारी हर बस या में सर्विस लेवल्स, हाँ मैं ज़रूर मानता हूँ थोड़ी वेरिएशन ज़रूर होती है, और हमारी भी यही होप है कि हम इसको थोड़ा इम्प्रूव कर पाएँ, मोर इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी ला सकें। सर एक बात आपने और कही कि आप लॉ से बंधे हो, आप प्राइसेस को वेरी नहीं कर सकते। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ऐसे रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग रूट्स होते हैं, जिसके ऊपर प्राइवेट ऑपरेटर्स कई बारी सीज़न के टाइम पे प्राइसेस को ड्रॉप करके दे आर ईटिंग इनटू द रेवेन्यू ऑफ HRTC। सो व्हाई आर वी नॉट वर्किंग ऑन सच पॉलिसीज जहाँ पे जो मिल्क करने वाले रूट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी सर्विसेज को बढ़ा दें। अब मैं आपका इसका बताता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा आप में थोड़ा जो आपने बोला उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। सीज़न टाइम पे वो उनके प्राइसेस जो होते हैं हमसे डबल होते हैं। यस, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड क्रीमिंग द मार्केट, दे आर डूइंग दैट, दे आर बिकॉज डिमांड इज मोर देन सप्लाई, सिंपल सी बात है। इन ऑफ सीजन दे आर ड्रॉपिंग देयर रेट्स टू 200, 300, 400. Why are they able to do it? Why are they able to do it? They are able to do it because कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को स्टेज कैरेज चला लें 90% ऑफ देम। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के जो टैक्सेस होते हैं वो स्टेज कैरेज के बराबर ही नहीं होते, बहुत कम होते हैं उनके टैक्सेस, तो कॉस्ट इज लोअर, दे कैन अफोर्ड टू डू इट, दे आर डूइंग इट। तो जहाँ पर रेगुलेशन जब टाइट होगी तब दीज ऑपरेशंस विल डेफिनेटली गो डाउन। ओके, दैट्स वन। नंबर टू, व्हाई आर वी नॉट एबल टू डू इट? इसमें देर आर इनहेरेंटली सम इशूज एसोसिएटेड, यू नो, देखिए आई विल टेल यू व्हाट द इशू इज। सपोज आई एम ओनर ऑफ वन बस, आई एम ओनर ऑफ 2 buses, I'll say चलो भाई दाम कम कर दो, my conductor will reduce the prices. It's a lot difficult when you have a fleet of 100 buses going to Delhi. Then the challenge is about one is of course ki what is the right price. So you need to have the right algorithms, which is it is a research area by itself. Very possible to do. You can do it, but it is also you need to be very very sure when you get into it. तो मुझे लगता है अभी we can think about doing dynamic pricing, but it needs some more thought. Dynamic inventory management is a science, it's an art in itself. Because somewhere we were thinking that they are eating into the revenue of the HRTC somewhere. No, definitely we are facing competition. देखिए ना, अगर आप डेटा ही उठा लीजिए कि फॉर एग्जांपल पालमपुर से दिल्ली पहले कितनी कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस, कितने प्राइवेट वॉल्वोज होते हैं आज के दिन कितने हैं, मकलियोडियन से कितनी चलती थी अब से 10 साल पहले आप कितने, तो वो आंकड़े डेफिनेटली क्लियर होंगे दैट हमारा मार्केट शेयर कम हुआ है, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा। यस, एग्रेसिव मार्केटिंग इज़ रिक्वायर्ड, कोशिश है, प्रयास है उस तरफ में, बट आई थिंक द बिगर चैलेंज इज़ कि वो एक नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहली बात है, अगर हम इन रेट्स पर भी अगर हमारी अपने लेवल पे हमको अपने अंदर झांकना होगा, हमारे मैनेजमेंट को, हमारे ग्राउंड लेवल अड्डा स्टाफ को, कि क्या हम सारे प्रयास कर रहे हैं जो अपनी ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए करने चाहिए, वो है मेन क्वेश्चन। मुझे लग रहा है अभी भी हमारे में हमेशा की तरह इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। डायनामिक प्राइसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ ठीक जगह पे आप मार्केटिंग करिए, रीच आउट, आवाज़ें लगाइए बस स्टैंड पे। आप, मैंने खुद उदाहरण देखा है, सेक्टर 17, सेक्टर 43 में जाएंगे, एग्रेसिव जो हमारे इंथ्यूजियास्टिक कंडक्टर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, उनके आप EPKM, उनकी ऑक्यूपेंसी उठाएंगे, डिफरेंस है। डेफिनेटली इंडिविजुअल एफर्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो मैं मानता हूँ कि इम्प्रूवमेंट कैन बी देयर एंड मार्केटिंग मेक्स अ डिफरेंस। सर आई थिंक एक और चीज़ है जो लोगों को जल्दी एक गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में नहीं समझ में आती, कि दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्लेसेस वेयर इट इज़ एक्चुअली नॉट प्रॉफिटेबल, बट दे हैव टू डू इट बिकॉज इट इज़ देयर ड्यूटी। उसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेस्ड है। रिसेंटली एक प्रपोजल पास हुआ है जिसके अंदर प्रपोजल हैज़ बीन सेंट कि 107 रूट्स जो हैं उनको अब प्राइवेटाइज किया जाएगा। So keeping aside the thing that the routes were not profitable, what was the rationalization behind कि हमें उनको privatize करना है, because it somewhere affects the brand value of HRTC also. अब देखिए ना, सबसे पहली बात हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें फ्लीट रैशनलाइजेशन करनी है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आप बैजनाथ, ये बस एग्जाम्पल है, ऐसे सिमिलर एग्जाम्पल्स आर इन ऑल डिविजन्स। बैजनाथ डिपो, पालमपुर डिपो, नगरोटा डिपो,
ज्वालामुखी, धर्मशाला, आप इन सारे एरियाज़ की डेली दिल्ली की बसेस का शेड्यूल उठाइए, आप पाएंगे कि टाइमिंग्स आर वेरी क्लोज। फिर आप इनकी EPKM उठाइए, अर्निंग पर किलोमीटर उठाइए, विच इज़ बेसिकली ऑक्यूपेंसी, तो आप पाएंगे काफ़ी जगह ये सेम ही पैरेलल चल रही होती हैं। आप रात को कभी ट्रैवल करिए ओवरनाइट दिल्ली, आप देखेंगे हमारी बसें कई बार कुछ जगह लो ऑक्यूपेंसी बसेज आर ट्रैवलिंग पैरेलल या 5-5 मिनट के गैप में। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि हमको अपना फ्लीट थोड़ा कम करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें हब एंड स्पोक मॉडल पे जाना है। अभी तक बीच में क्या क्या हुआ है कई बार कि लोग चाहते हैं कि मेरे स्टेशन से दिल्ली चले, मेरे स्टेशन से चंडीगढ़ चले। आप एयरलाइन इंडस्ट्री देख लीजिए, हब एंड स्पोक मॉडल पे चलता है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू 107 रूट्स, हमने जो 107 रूट्स वो आइडेंटिफाई किए जो इनका अर्निंग पर किलोमीटर ऐसा था कि हमारे केस में इट इज़ लेस देन आर कॉस्ट बट इट इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ व्हाट इट इज़ टू प्राइवेट ऑपरेटर। इसमें दो इम्प्लीकेशन है। देखिए, जो हमारा रेवेन्यू होता है, हमारा जो भी रेवेन्यू है, इसमें आपको मेरे हिसाब से 25% तो ऐसे ही ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि हम वेमेन को 50% देते हैं, हम 27 कैटेगरीज़ को फ्री ट्रैवल देते हैं। तो ये जो सब्सिडाइज ट्रैवल है, इसका 25% तो आप ऐड कर दीजिए। अगर मेरी अर्निंग पर किलोमीटर 40 है, मार्केट पोटेंशियल इज़ 50। ये मैं आपको थंब रूल दे रहा हूँ आज के दिन, ठीक है। उसके बाद 50 कॉस्टिंग फॉर प्राइवेट ऑपरेटर इज अराउंड 40 to 45, इट बिकम्स प्रॉफिटेबल फॉर हिम। पर मेरा रेवेन्यू 40 है, कॉस्ट 65 है, उनके लिए वो बन जाएगा 50-55 और कॉस्ट साइड पे कॉस्ट तो कम होगी उनकी। सो इस तरह से हमने वो रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे लिए हमारी प्रतिबद्धता, सोशल सामाजिक प्रतिबद्धता की वजह से, सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से, कमिटमेंट्स की वजह से, दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग, फाइनेंशियली प्रॉफिट मेकिंग, बट दे आर सर्विंग एन इकोनॉमिक पर्पस, है ना। बट प्राइवेट ऑपरेटर के लिए दैट इज़ प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियली ऑल्सो प्रॉफिटेबल। तो वो रूट्स आइडेंटिफाई किए गए। अब देखते हैं उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। सर, जो आपका टेन्योर रहा है HRTC के साथ, इज़ इट ट्रू दैट वी आर फाइनली लुकिंग एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट, वी आर सीइंग सम बॉटम लाइन? I would like to say one thing to you, because numbers don't lie, facts are facts. No, let me correct you, revenue has increased. अगर आप पिछले साल के क्वार्टर का रेवेन्यू उठाएंगे और इस साल के रेवेन्यू का क्वार्टर उठाएंगे, तो it has increased by 15 to 20 crores, which is 6 to 7 crores a month, which is around almost 10% increase per month. So we have improved. This is not only, I may have given some ideas, it's an effort of my team, because we have set them daily targets. Daily targets we are telling for all units. एक शीट आती है दिन के एंड में, जिसमें एक यूनिट का कलर या फिर ऑरेंज होता है या ग्रीन मतलब टारगेट अचीव्ड, ऑरेंज मतलब नॉट अचीव्ड। जिसके 3 दिन लगातार ऑरेंज हो जाते हैं, उसका रिव्यू हो जाता है कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमारी टीम बैठती है कि भैया तुम्हारे कौन से रूट हैं जहाँ तुम लॉस बना रहे हो, क्या इस रूट को कर्टेल कर सकते हैं, क्या हम टाइमिंग बदल सकते हैं, क्या हम इसको रोक सकते हैं और किसी और रूट के साथ मिक्स कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ EPKM 30 होती है, इट इज़ गॉन टू 60 बाय दिस एक्सरसाइज। इट इज़ माइक्रो मैनेजमेंट बेसिकली। ओके, 1 रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, नहीं, आई विल डिनाई इट। प्रॉफिटेबिलिटी इन द नियर फ्यूचर, प्योर फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, I must admit it is not possible, simply because we have too many fixed commitments and our salary costs our personal costs are high, diesel costs are high, we cannot increase revenue indiscriminately, है ना। तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकती है। हमारा नॉन टैरिफ रेवेन्यू बढ़ा है, हमने लगेज पॉलिसी के थ्रू कमाया है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू कमाया है, सो वी आर डूइंग ऑल दैट एज वेल। सर, एक क्वेश्चन मुझे स्पेसिफिकली पूछना है आपसे डिजिटाइजेशन के रिगार्डिंग। हाँ, एक तो डिजिटाइजेशन हमारे हिमाचल में थोड़ी सी लेट हुई थी, एंड सेकंड मुझे पूछना है कि बिहाइंड द सीन्स हाउ डिड इट गेट इम्प्लीमेंटेड, मतलब। सो मैं HRTC के संदर्भ में पहले बोलूँगा। HRTC के संदर्भ में हमारी पिछले 1 साल के कार्यकाल में देयर बीन 3 की इनिशिएटिव्स, और ये ईच इनिशिएटिव ऐसा है विच इज़ गोइंग टू हैव फास्ट वे, इज़ गोइंग टू हैव ह्यूज इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट 1 year एंड फॉरवर्ड्स। अब हमारी बसों में 20 डिपोज में आउट ऑफ 31 वी हैव गिवन न्यू EBTM मशीन्स, वेयर बाय वी हैव इम्प्लीमेंटेड द इंटीग्रेटेड टिकट मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारी सबसे पहली बात, कैशलेस ऑप्शंस आर देयर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, और कुछ दिनों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड विल ऑल्सो बी वर्केबल ऑन दैट, है ना। दूसरी बात, हमारी जो इन्वेंट्री है जो इंटरनेट पे है और कंडक्टर की डिवाइस पे इज़ नाउ लिंक्ड।
पहले नहीं था। कंडक्टर की स्टैंड अलोन इन्वेंट्री होती थी और वहाँ पे अलग होती थी। नाउ इट इज़ लिंक्ड, सिस्टम्स आर डायनेमिकली एक दूसरे को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले टाइम में पिलफरेज कम होगी। आने वाले टाइम में वी कैन एक्चुअली थिंक कि जो लो ऑक्यूपेंसी रूट्स हैं, मे बी वी कैन हैव सम इनोवेटिव सोल्यूशंस अबाउट इवन हाउ वी वांट टू कलेक्ट इशू टिकट्स एंड ऑल। वो सारी चीज़ें भी हम सोच सकते हैं। कूपन्स, रिवार्ड कार्ड्स, वी कैन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। दूसरी चीज़ जो हमने की है, हमने हमारे जो वर्कशॉप्स हैं, 4 डिविजनल वर्कशॉप्स एंड 29 to 30 यूनिट वर्कशॉप्स, उनकी इन्वेंट्री हमने पहली बार हमने उसको डिजिटाइज़ किया है। अब यहाँ बैठे बैठे पता चल जाता है कि मेरे जसूर में कितने टायर हैं। अगर जसूर में टायर ख़त्म हो गए हैं तो क्या मैं बगल वाली डिवीज़न से भेज सकता हूँ उसको, बजाय कि जसूर वाले नए टायर खरीदें और कैपिटल ब्लॉक करें। तो वी हैव कम आउट विद CIMS, सेंट्रलाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये इम्प्लीमेंट हो गया है। इसके पे रिसीट और इशू ऑफ इन्वेंट्री इज़ बीइंग डन थ्रू दिस। 2, 3 ऑन द पैसेंजर साइड, हमने ऑनलाइन पासेस का सिस्टम स्टार्ट किया। हाउ वी कैन इशू पासेस ऑनलाइन। अब ये 3 जिलों में पहले इंप्लीमेंट हुआ था। नाउ विद आर इंटीग्रेटेड टिकट मैनेजमेंट सिस्टम मेकिंग प्रोग्रेस, अगले कुछ महीनों में वी आर गोइंग टू स्टार्ट इशूइंग पासेस थ्रू दैट एज वेल। तो आने डिजिटाइजेशन के, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिजिटाइजेशन। नेक्स्ट 2 टारगेट्स, personnel management software which is available, we just have to implement it, and then the entire financial side. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम थोड़े लेट, मैं स्वीकार करता हूँ। आई थिंक HRTC did get लेट हो गए, बट अब हम कैचअप कर रहे हैं। सर अभी पीछे न्यूज़ में एक और चीज़ आई थी, जो लेह लद्दाख से लेके दिल्ली का जो रूट था, इट बिकेम द मोस्ट प्रॉफिटेबल रूट फॉर HRTC. माय क्वेश्चन इज, did it happen by accident or by routine efforts, or were some special efforts given to that particular project? बहुत मज़ेदार कहानी है, मैं बताता हूँ इसका क्यों। ये रूट पिछले साल भी होता था। पिछले साल की EPKM उठाइए, इस साल की EPKM उठाइए, मुझे बोलते थे सर रूट फेल है। मैंने नहीं किया, हमारी टीम ने किया। उन्होंने बोला सर, मैंने बोला व्हाई इज़ दिस रूट फेलिंग। लगभग ये रूट है 1000 किलोमीटर एक डायरेक्शन में, 33 घंटे की जर्नी है, और जहाँ तक मुझे पता है द प्राइस ऑफ द टिकट इज़ इट्स अराउंड जस्ट अराउंड 1000 से थोड़ा ऊपर होगा आई थिंक। ओके, 1300 या आई थिंक 1600 रुपीज़ समथिंग। ओके, टैक्सी हम जानते हैं कितनी लेती है। लद्दाख से टैक्सी लेंगे तो हर आदमी का 7-8 हज़ार रुपये लग जाएगा कम से कम, अगर 4 लोग भी बैठेंगे। व्हाई इज़ रूट फेलिंग? हमें पता चला ये रूट जब दिल्ली से आता था तो सपोज़ केलोंग पहुँच गया, केलोंग में फोर्स्ड नाइट स्टे, आप बोलते बस रुक गई है, अब ये कल लद्दाख जाएगी, तो लोगों को वहाँ लोकल होटल में रहना पड़ता था और उनका एक्स्ट्रा खर्चा होता था। तो लोग बोलते थे यार ये क्यों लें आप, अगर हमारे 2000 या 1500 या 3000 एक नाइट में लग रहे हैं, हम क्यों लेंगे। प्लस अगले दिन एक दिन छुट्टी का एक्स्ट्रा लग रहा था। अब हमने टाइमिंग इसकी ऐसी ही बदली, कंटिन्यूअस 33 आवर्स, 2 रिलीविंग ड्राइवर्स, और उनका 2000 रुपीज़ 3000 रुपीज़ जो होटल का खर्चा होता था और कई बार ज़्यादा, वो ख़त्म। और साथ साथ में जब नाइट को ट्रैवल करते हैं तो छुट्टी भी बच जाती है। इसकी वजह से ये रूट सक्सेस हो गया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रूट एनालिसिस, कि ऐसा कैसे हुआ कि सेम बस सेम थिंग डिफरेंट EPKM, 75 की EPKM आ रही है। इट इज़ वन ऑफ द हाइस्ट। तो बेसिकली आपने मैनेजमेंट अच्छी कर दी उस चीज़ की। हमने रूट को चेंज किया कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार से। कस्टमर बोल रहा है मैंने नहीं रहना केलोंग में, मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे दिल्ली जल्दी पहुंचना, मुझे ले जल्दी पहुंचना है, मैंने अपना एक दिन वेस्ट नहीं करना और 3000 होटल के लिए नहीं देना। हमने उसको रिस्पेक्ट किया और उसका रिवॉर्ड हमें मिल रहा है आज। सर आज के टाइम पे जस्ट आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन इट केम टू माई माइंड, इज़ देयर सम सिस्टम जहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं उनकी ग्रीवेंस डायरेक्टली आपके पास भी पहुँच जाती है, या स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट पे पहुँचते जहाँ से यू आर मॉनिटरिंग दैट थिंग? नहीं, देयर आर 2 or 3 चैनल्स। ट्विटर इज़ अ चैनल, उससे भी आती हैं, मैं कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्स करने की। ईमेल इज़ अ चैनल, उसका हम फॉलो अप करते हैं। कई बार नज़र खास पड़ जाती है एक केस में तो हम उसको फर्दर, वायरल हो गया, वायरल इज़ वन एग्जाम्पल। बट कई बार मेरी डार्क पैड में भी कई बार रूटीन होती है, स्पेशली हम स्पेशल फोकस करते हैं विमेन कंप्लेनेंट्स। ओके, बिकॉज मेरा कंसर्न ये है कि विमेन कंप्लेनेंट्स का होता है कि were they ill treated, did they feel unsafe in my bus, those complaints are top priority. Okay. उनको जब मेरी डाक में आए, कई होते हैं कि मेल पैसेंजर की जी कंडक्टर ने ढंग से बात नहीं की, दैट इज़
ओके इम्पॉर्टेंट, बट उसके कई पहलू हो सकते हैं. बट अ वुमन पैसेंजर सेइंग दैट ही मिसबिहेव्ड इज़ अ टोटली डिफरेंट, उसका इम्प्लीकेशन अलग है. द टॉप प्रायोरिटी 24/7 ग्रीवेंस रिड्रेसल से भी हमको कंप्लेंट्स आती हैं. वो कंप्लेंट्स डायरेक्टली हमारे आरएम्स को जाती हैं और फिर एस्केलेट होके आती हैं थ्रू द चैनल, है ना. कई बार लोग ओपन एक्सेस पॉलिसी है हमारी, यहाँ पे भी आते हैं. तो हमारी कई तरह की ऐसी एग्जांपल्स हैं, तो चैनल्स हैं. सॉरी सर, इसी चीज़ से फिर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अब आ रहा है, सॉरी फॉर आस्किंग अगेन एंड अगेन. जैसे इतना बड़ा एक स्टाफ है, देयर आर सो मेनी ड्राइवर्स, देयर आर कंडक्टर्स, तो इनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं इन सारे ऊपर की कस्टमर सेंसिटाइजेशन के ऊपर, हाउ यू हैव टू बिहेव एंड हाउ. यस होती हैं, बट मुझे नहीं लगता वो इनफ है. हमें और करना है, हमें और सेंसिटाइज करना है. हमारे, मैं आपको अभी बता दूँगी, 90% 85% ऑफ द कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स आर वेरी गुड. बिहेवियर में भी मंशा भी अच्छी है. कुछ होते हैं जो थोड़े, जिनकी इरेटिक बिहेवियर होती है, वो हर जगह होते हैं. बट मैं आपके प्रश्न से ये ज़रूर मानता हूँ कि हमें और सॉफ्ट स्किल और सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग्स करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हम कर भी रहे हैं. इनफैक्ट रिसेंटली मुझे किसी वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल ने भी ऐसे ही एक बोला था कि जेंडर सेंसिटिविटी के लिए वो हमारे साथ कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते थे. तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे था, तो मैंने बोला आप अपना प्रपोजल भेजिए, हम डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं. सर, माय लास्ट क्वेश्चन, गोइंग फॉरवर्ड, आर देयर सम पर्टिकुलर विजन्स जो आप सोचते हो कि यार HRTC के लिए दैट्स अ मस्ट एंड वी हैव टू अचीव दैट? एक चीज़ जो मेरा डेफिनेटली है कि मैं चाहता हूँ कि HRTC हिमालयन रीजन में HRTC की जो भूमिका है वो हिमाचल से बहुत बियॉन्ड होनी चाहिए. आने वाले में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं फ्यूचर में. जो हमारी पूरी ये जो हमारा लद्दाख वाला जो सेक्टर है, नया रोड आ रहा है. कारगिल को जहाँ पहले 3 दिन लगते थे, ह्यूमनली पॉसिबल हो जाएगा कि आप केलोंग से 1 दिन में पहुँच जाएं. तो वो एक पूरा टूरिज़्म सेक्टर, पूरा डिफेंस सेक्टर, और वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सेटअप करना आसान काम नहीं है किसी स्टेट के लिए. हिमाचल ने बहुत मेहनत की है जहाँ पर यहाँ ये पहुँची है ये कॉरपोरेशन, तो उसका फ़ायदा अब आ गया है उठाने. तो एक तो आई डेफिनेटली फील हमको नए रूट, एग्जॉटिक रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं. जैसे सिर्फ हिमाचल कर सकता है ले दिल्ली, हम कर रहे हैं. तो इससे हमारे इनकम भी बढ़ेगा, हमारी ब्रांड भी बढ़ेगी, हमारी सारी चीज़ें बढ़ेंगी. दिस इज़ वन सेट ऑफ आइडियाज़. अदर सेट ऑफ आइडियाज़ डेफिनेटली इज़ कि हमने डिजिटाइजेशन गेम में हमको अपना गेम लिफ्ट करना है, हमको ये करना है. नंबर 30, हमारी जो फ्लीट है, हमें थोड़ी नई सोच भी लानी पड़ेगी. क्या हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, क्या उसमें हमारी स्ट्रैटेजी बदल सकती है कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाए? कैसे हो सकता है? मैं किसी जगह एक बस भेज रहा हूँ, मेरे को पता है उस बस की ऑक्यूपेंसी है 15 लोगों की, बस है 37 सीटर. क्या वाकई में मुझे इतनी बड़ी बस वहाँ लगाने की ज़रूरत है? क्या हम वहाँ पे एक टेम्पो ट्रैवलर लगा सकते हैं? टेम्पो ट्रैवलर की एवरेज भी जो किलोमीटर्स पर लीटर 3 गुना ज़्यादा है, 2.5 गुना ज़्यादा है. मेरी डीजल कॉस्ट लगभग 60% कम हो जाएगी. प्लस उन केसेस में जो हमारे टेम्पो ट्रैवलर्स में चालक होते हैं, परिचालक की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं परिचालक को वहाँ लगाऊं जहाँ मुझे ज़रूरत है, और वहाँ पर मैं ड्राइवर पे छोड़ दूँ, और उससे मेरी जो 15 रुपये की जो कंडक्टर की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. तो जो मैं 65-70 रुपीज़ बोल रहा हूँ वो आके गिर जाएगी 35 रुपये. कैन वी अडॉप्ट दिस मॉडल? तो वो भी हमने रिसेंट BOD में इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है, हम देख रहे हैं इस तरह की. तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए ये कहना चाहूँगा दैट वी नीड टू बी अडॉप्ट टेक्नोलॉजी. ऑपरेशनली हमको अपनी मैनेजमेंट बहुत टाइट करनी है. रेवेन्यू एंड कॉस्ट हैज़ टू बी माइक्रो मैनेज्ड. अगर कोई MD सोचता है कि वो ऑर्डर दे के चलाएगा या कभी रिव्यू नहीं करेगा तो काम नहीं बढ़ेगा. रिव्यू हैज़ टू बी एट माइक्रो लेवल. और थर्डली इज़ कि जो हिमालयन रीजन में जो हमारी मोनोपोली है, वो उसको हमें और बढ़ाना है. अभी जितनी हमारा ट्रांसपोर्ट उत्तराखंड से ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में JNK से ज़्यादा है. लद्दाख के पास मेरे नॉलेज में नहीं है, उनका नहीं है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. तो मुझे लगता है ये हमारी मोनोपोली है, और आने वाले टाइम में हमको अपने इन एग्जॉटिक रूट्स को और कंसोलिडेट करना है. सर, एक क्वेश्चन और पूछूंगा. हम लोग हिमाचल को देवभूमि बोलते हैं, एंड सिमिलरली उत्तराखंड भी अपने आप को देवभूमि बोलते हैं. एंड इफ़ वी कंसिडर दिस हिमालयन रीजन, तो
Kashmir, Himachal, Uttarakhand, and then going to the side of Arunachal Pradesh, it's all a Himalayan belt. Yes, it is. Have there been some initiatives जहाँ पे लगता है कि इन सारी Himalayan states को कुछ collaboration में काम करना चाहिए और in sector of tourism? Tourism I can't comment since I'm not in charge of But tourism. you have been tasked with such thing कि जहाँ पे पाँचों but states- one thing मैं बस ये बोलूँगा, इसका सवाल बहुत सरल है कि डेफिनेटली जब हम अपना केस प्रेजेंट करते हैं या हम अपना बैकग्राउंड चेक करते हैं, दिल्ली में मीटिंग होती है, हम डेफिनेटली इनसे बात करते हैं. अभी जब हमने इलेक्ट्रिक बस पे जब एक वर्कशॉप हुई थी नवंबर में, तो मैंने अपने उत्तराखंड के काउंटर पार्ट से बात की थी, मैंने मणिपुर के काउंटर पार्ट से बात की थी कि उनकी इलेक्ट्रिक बस के प्रति क्या फ़िलासफ़ी है, क्या स्ट्रैटेजी है. तो इस तरह से हमने नोट्स अपने एक्सचेंज करे थे उनके साथ. Sir, it was very nice to have a discussion with you. I think जो हमारे viewers हैं, they will listen to it and एक बहुत positive feedback निकल के आएगा. From our side, we wish you best of luck for the future endeavors of HRTC. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Yeah.